स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था अब की बात 400 पार, लेकिन 240 पर ही बीजेपी सिमट गई। और कहीं ना कहीं इस बार सरकार तो बन रही है, लेकिन बैसाखी की ये बैसाखी सरकार कब तक चलेगी? देखिए, सरकार बैसाखी नहीं है, गठबंधन इसके पहले भी रहा है। और गठबंधन जो है, पिछले भी चुनाव में गठबंधन था, उनके साथ तो लोग थे। इस बार भी गठबंधन के सारे लोग हैं। ये कार्यकाल पूरा अपना पूर्ण करेगी और जो अधूरे काम है मोदी जी के, उसको पूरा करेगी। ये हार की वजह कहाँ पे हार? बहुमत नहीं पाए ना। देखिए, बहुमत गठबंधन पाई है, गठबंधन ने बहुमत पाया है। सिंगल एक पार्टी की अगर आप बात करेंगे बहुमत नहीं मिला है, तो एक चीज़ ये भी देखना होगा, पूरे देश की जितनी विपक्षी पार्टियां मिलके जितनी सीट नहीं, उससे ज़्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीट है। तो ऐसे में ये कह पाना कि हम हार गए हैं, ये बिल्कुल उन लोगों के लिए खुशी की बात नहीं है जो थर्ड क्लास पास है। 500 से ऊपर सीटों में 99 सीट केवल जो पाई हो, वो अपने आप को पास मान ले, तो मुझे लगता है मूर्खता का विषय है। अगर मोदी जी अपनी गारंटी लेके चल रहे थे, गारंटी फेल क्यों उनकी हो गई? उनकी गारंटी कहाँ फेल है? मोदी जी की गारंटी पास है, उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है गठबंधन के साथ। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, मोदी जी की गारंटी काम के प्रति है और देश की जनता के प्रति है। वो दोनों पूर्ण करने के लिए तीसरी बार कल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तीनों जो भी शेष काम हो वो सारा पूरा करेंगे, उनकी गारंटी पूरी होगी। 2019 में सीट कितनी मिली थी बीजेपी को? देखिए, 2019 से और अभी से दोनों की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है और उस कमी का समीक्षा हो रही है। उसके सुधार के लिए आगामी जो चुनाव आएगा उसमें सुधार कर लिया जाएगा। संत कबीरनगर की सीट परवीन निषाद जी हार गए और पप्पू निषाद एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वो जीत गए। कमी कहाँ थी कि परवीन निषाद और यहाँ कई सारे डिप्टी सीएम आया, खुद अमित शाह जी आए और उनके पिता जो हैं डॉक्टर संजय निषाद खुद मंत्री सरकार में हैं, उसके बाद भी सीट हार जाना भी 92,000 से क्या? देखिए, चुनाव में चूंकि परवीन निषाद जी सिटिंग एमपी थे, एंटी कमेंसी का भी कुछ मामला होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ा कारण रहा, विपक्ष का जो स्ट्रेटजी रहा, जनता को गुमराह करना। संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरह से गुमराह करके जो दलित तोड़ था बीएसपी का, चूँकि बीएसपी का जो कैंडिडेट लड़ा यहाँ से चुनाव, वो लगता ही नहीं कि वो चुनाव लड़े हो, बिल्कुल डमी कैंडिडेट के रूप में थे। ऐसे में बसपा के वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ, वो गठबंधन ने अफवाहों के आधार पे अपने पक्ष में कर लिया। बीजेपी कहीं कम वोट नहीं पाई है। बीजेपी अगर वही गठबंधन जो बसपा बेस का वोट था, अगर गठबंधन को नहीं जाता तो यहाँ बीजेपी फिर चुनाव जीत जाती। यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हाँ, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं और इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ी पार्टी है फिर इनकी चीज़ें आगे फिर कंटिन्यू रह पाएंगी। कमियां कहाँ रही आखिर? बताता रहा हूँ, स्ट्रेटजी की कमी। जो स्ट्रेटजी ये बनी, विपक्ष की स्ट्रेटजी जो बनी, गुमराह की जनता को, और जनता इनके झांसे में आ गई कि संविधान बदल रहा है। और भी बहुत सारी थी, जैसे तमाम आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा हो रही है, उसमें भी कुछ कमियां आ रही हैं जिसमें सुधार होगा। जरूर कुछ न कुछ कमी थी जिसकी समीक्षा करके सुधार की जाएगी। झांसा क्या दिया? गठबंधन का झांसा ये था कि संविधान बदल जाएगा, संविधान खतरे में है, संविधान बदलने के लिए लोग 400 सीट मांग रहे हैं। इसी झांसे में आके कुछ लोगों ने गठबंधन की तरफ वोट कर दिया। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था, जो हार का मेन कारण आप मान रहे हैं, कि लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वोटर्स, इन लोगों को पूरा भरोसा था कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, मोदी जी हैं तो विजय होनी ही होनी है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखा है कि मत डालने, गर्मी का बहुत प्रचंड समय था, वोट डालने लोग नहीं निकले कि क्या इस गर्मी में जाए, एक वोट से क्या होता है, और तो सीट तो हम जीत ही चुके हैं। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की वजह से भी नुकसान हुआ है। लोग वोट डालने कम निकले, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग, इससे भी सीटें कम हुई हैं। लेकिन बता रहे हैं कि परवीन निषाद जी विकास नहीं किए, मुद्दा काफ़ी गहरा है। देखिए, विकास कोई एक सांसद नहीं करता, वो सांसद चुन के जाता है। अगर उनकी सरकार है तो सरकार विकास करती है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा परिवार बताइए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो, चाहे वो शौचालय रहा हो, चाहे आवास रहा हो। और सबसे बड़ी जो योजना थी आयुष्मान योजना, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज लोगों को मिल रहे थे। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी, कन्याओं के लिए थी, मातृशक्तियों के लिए थी, लॉ एंड ऑर्डर था, सब तो था। तो क्या ये परवीन निषाद अकेले सरकार से हट के नहीं करेंगे ना? सारी उपलब्धियां परवीन निषाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकाल थी वो तो उन्हीं के लिए थी। तो अलग से फिर परवीन निषाद क्या करेंगे? जो उनकी सरकार थी, मिलकर उन्होंने उन योजनाओं को क्रियान्वित करवाया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने विकास नहीं किया। संत कबीरनगर 2 पूर्व सांसद हैं, आशुतोष शुक्ला जी और मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं निषाद पार्टी जो है अध्यक्ष जी, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नकार दिया और अकेला चलवाला चले वो। देखिए, दोनों लोग बहुत सीनियर नेता हैं, दोनों का सम्मान करते हैं।
उनके किसी भी स्टेटमेंट में मुझे कोई टिप्पणी नहीं देनी। मतलब उन्होंने यही कहा कि एकला चलो नीति अपनाए, इसलिए कहीं ना कहीं उसको हार हो। वो दोनों लोग बहुत सीनियर है, वो जो भी कहे होंगे, हम उनकी किसी भी बात पे हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अच्छा, ये जो निषाद पार्टी जो यहाँ से हारी है, यानी बीजेपी हारी, निषाद पार्टी हारी यहाँ से? यहाँ निषाद पार्टी तो लड़ी नहीं थी कि निषाद पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे प्रवीण निषाद जी, निषाद पार्टी का समर्थन था, तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में प्रवीण निषाद जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन लोग कह रहे थे कि भाजपा कम, निषाद पार्टी ज़्यादा प्रचार हो रहा था। देखिए, निषाद पार्टी चूंकि सहयोगी पार्टी थी, उसने सहयोग दिया था, उसने समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को, तो उनका नैतिक कर्तव्य है को मेहनत करे। अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की, करना भी चाहिए। पप्पू निषाद जो यहाँ से जीते हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं? देखिए, पप्पू निषाद जी को चूंकि मैं उस दल में रहा हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं, और लोकतंत्र में चुनाव जीतना हारना तो अपनी जगह होती है, और चुनाव जीते हैं और 5 वर्षों तक यहाँ के सांसद रहेंगे। हम उनसे यही अपेक्षा करेंगे कि जनहित के मुद्दों पे वो जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। प्रवीण निषाद जी बारे में कहा गया था कि वो 5 साल तक जनता बीच में नहीं आए, तो क्या इनका भी कहीं ना ऐसे चल जाती है जीतने के बाद? हम तो अभी हमारी शुभकामना, और हम उम्मीद करेंगे कि जनता के बीच में बने रहें। और प्रवीण निषाद जी, ऐसा नहीं, मैंने बताया कि 2.5 साल कोविड कार्यकाल था, कुछ तबीयत खराब थी, उसके बाद भी प्रवीण निषाद जी पूरा बने रहे, ऐसा नहीं था बने नहीं थे। और आगे जो भी समय आएगा, मैं भविष्य वक्ता कोई नहीं, कोई क्या करेगा, लेकिन मेरी आशा यही रहेगी, या मेरी अपील यही रहेगी कि सभी जनप्रतिनिधियों को जनता के लिए काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, ये जो चंद्रबाबू नायडू जो हैं, इनका एक बयान आया था चुनाव के बीच में कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा, तो मुस्लिम आरक्षण का बीजेपी मानेगी इस बात को? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण या धार्मिक आधार पर आरक्षण, ये ऐसे मुद्दे मुझे लगता है नहीं लानी चाहिए समाज में। इससे विभाजन और होता है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। आरक्षण का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्थाएं दी हैं, मुझे लगता है किसी को भी उस संविधान को बदलने का बेवजह चेष्टा नहीं करना चाहिए। जो व्यवस्थाएं इसके पहले बनी हुई है, उस आधार पर आरक्षण हो। हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि जो गरीब हैं या जो वंचित लोग हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाए, लेकिन किसी भी रूप में, किसी धर्म के आधार पे या किसी क्षेत्रवाद के आधार पे, समुदाय के आधार पे आरक्षण की मांग नहीं करनी चाहिए। इसमें देश में विभाजन की स्थिति पैदा होती है, आपस में भाईचारा कम होता है और द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए किसी को। और अभी आप देखे होंगे वहाँ पे एक स्टेट में भी धर्म के आधार पे उन लोगों ने आरक्षण की बात कर रही थी। तो धर्म के आधार पे अगर आप देखे होंगे, एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, जिस कमेटी में कहा गया था मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर देखना है तो आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर लीजिए। उन्होंने सच्चर कमेटी में कहा गया कि जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या का वृद्धि का घनत्व है मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा है, और उनके में शिक्षा का अभाव और उनकी विकास का बहुत अभाव है, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है आर्थिक आधार पे भी। तो अगर आपको देना है तो देश का हर नागरिक उतना ही अधिकारी, उतना ही योग्य है या उतना ही पात्र है जितना किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। तो धार्मिक आधार पे ऐसी बातें करके समाज में मुझे लगता है गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अयोध्या की सीट हारने के जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, फैजाबाद की जो सीट है या उत्तर प्रदेश की भी जो सीटें हारी हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है। और जो हार का प्रमुख कारण था, मुझे लगता है कि जो वहाँ पे मौजूदा सांसद थे, ज़रूर उनका कुछ न कुछ परिस्थिति ऐसी बनी होगी कि जनता उनका भरोसा वो नहीं जीत पाए। कहीं उसमें मोदी जी की या किसी की व्यक्तिगत कहीं कोई कमी नहीं थी। और दूसरा जो कारण था, मैंने कहा आपको, अफवाहों के आधार पर संविधान बदलने का जो नारा दिया गया, तो वहाँ भी बीएसपी माइंडेड जो वोट थे, बीएसपी का कोर वोटर था, वो गठबंधन के साथ गया, जिसकी वजह से हारा। उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की कोई कमी की वजह से नहीं हारा है। अयोध्या में बीजेपी हारने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, गलत बात लिख रहे हैं अयोध्या वासियों के लिए, क्या क्या सही है? देखिए, अयोध्या तो हारी नहीं है, अयोध्या विधानसभा जीती हुई है। अयोध्या वासियों के खिलाफ लोग गलत सब लिख रहे हैं। देखिए, किसी के खिलाफ गलत नहीं लिखना चाहिए। अगर कोई हमारा जय पराजय जो भी होता है, उसकी समीक्षा करनी चाहिए और सुधार करके आगे काम करना चाहिए। सोशल मीडिया में चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया का बहुत सारा दुरुपयोग भी हो रहा है। तमाम लोग ISI को, तमाम लोग हमास को, तमाम लोग और आतंकी संगठनों को भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप उनको टोकने जाएंगे तो आपके खिलाफ लड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है कि लोग अपनी विचारधारा उस पर पोस्ट करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो वह उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन जहाँ तक बात अयोध्या के, अयोध्या विधानसभा जीती है भारतीय जनता पार्टी, और राम तो
कड़कड़ में है, सबके है राम। राम जी तो किसी एक व्यक्ति के है नहीं। सोचना तो उनको चाहिए था, जो आज लोग कहते हैं कि अयोध्या हम जीत गए, हम तो राम जी के क्षेत्र में हम आ गए, तो उनको जब राम जी का मंदिर बन रहा था तो उनको दर्शन करने भी आना चाहिए था। राम जी ने उनको मना नहीं किया था। राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, राम के नाम पे गठबंधन राजनीति कर रही है कि जो राम के दर्शन के लिए भी उन्हें समय नहीं है, राम जी को मानने के लिए भी समय नहीं है। राम जी उनको भी आशीर्वाद दे दिए। तो ये थे प्रदीप सिंह जी, तमाम इन्होंने बात रखी है, समीक्षा की है कि आखिर संत कबीर नगर से परवीन निषाद की हार क्यों हुई, तमाम सारी बातें हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से अयोध्या से बीजेपी हारी है और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत गलत है। ऐसी बातों को बंद करना चाहिए और हार को स्वीकार करना चाहिए। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।